नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति पीसीएस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हम सीसेट के सेगमेंट में एपिसोड नंबर 2 की तरफ चलेंगे और बात करेंगे 2016 के पुनर्परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की। देखिए, आज का लेक्चर जो होने वाला है थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम सभी सेगमेंट के, चाहे वो कैलेंडर के क्वेश्चन हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो, उसका एक पैटर्न डेवलप करने की कोशिश करेंगे और आगे के एपिसोड में जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम उसी पैटर्न को फॉलो करते चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये एपिसोड आपको पूरा देखना है ताकि जब ये आप सीरीज फॉलो करते हैं तो आपको चीजें आसानी से समझ में आए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है आपसे कि मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला और फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर वो 20 किलोमीटर की दूरी तय की। तो आपसे पूछ रहा है कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको ये जानना है कि डायरेक्शंस कितने होते हैं और डायरेक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि डायरेक्शन टोटल कितने होते हैं। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देता है? पूर्व दिखाई देता है। इस तरफ देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देता है? पश्चिम दिखाई देता है। अगर हम ऊपर की तरफ चले तो आपको क्या दिखाई देता है? उत्तर दिखाई देता है। और नीचे की तरफ चले तो आपको क्या दिखाई देता है? दक्षिण दिखाई देता है। अगर हम बात करें उत्तर और पूर्व के बीच में अगर चले हम, अगर 45 इन सभी के बीच में अगर आप देखें तो 90 डिग्री का एंगल है। अगर हम पूर्व और उत्तर के बीच में चले तो आपको क्या लोकेशन दिखाई देगा? उत्तर पूर्व का लोकेशन दिखाई देगा। वहीं हम अगर चले पूर्व और दक्षिण के बीच में तो आपको क्या दिखाई देगा? तो दक्षिण पूर्व का लोकेशन दिखाई देगा। वहीं अगर हम चले दक्षिण और पश्चिम के बीच में तो आपको क्या दिखाई देगा? तो दक्षिण पश्चिम का लोकेशन दिखाई देगा। वहीं अगर हम चलते हैं किसके बीच में? उत्तर और पश्चिम के बीच में चलते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? तो उत्तर पश्चिम का लोकेशन दिखाई देगा। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी डायरेक्शन में मामला चलता है। आप किस तरफ मुंह करके खड़े हैं जरूरी नहीं है कि वो उत्तर ही डायरेक्शन हो। कैसे तय किया जाता है? तो एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? तो अगर हम बनाते हैं यहाँ नॉर्थ और अगर हम बनाते हैं यहाँ साउथ, यहाँ बनाते हैं हम ईस्ट और यहाँ बनाते हैं हम वेस्ट, तो एक चीज आपको याद रखना है कि नॉर्थ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको ईस्ट का डायरेक्शन देखने को मिलता है। वहीं ईस्ट के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको साउथ का डायरेक्शन देखने को मिलता है। साउथ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको वेस्ट का लोकेशन देखने को मिलता है। वहीं वेस्ट के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको क्या दिखाई देता है? तो नॉर्थ का लोकेशन देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है, क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या हुआ? घड़ी की सुई जिस दिशा में चल रही है उस डायरेक्शन में आपको नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट ऐसा दिखाई देता है। वहीं एंटी क्लॉकवाइज चले तो आपको नॉर्थ के वेस्ट में आपको क्या दिखाई देगा? नॉर्थ के आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या दिखाई देगा? वेस्ट दिखाई देगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है। तो पहले ये पैटर्न हम समझ लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी आपको कहा जाएगा कि मुड़ना है, कहीं आप खड़े हैं, कहीं जा रहे हैं, वहां से अगर आपको टर्न लेना है तो आपको दो चीज़ों की बातें ध्यान रखनी है। क्या बात रखनी है? कि अगर पहली बात आपको एंगल दिया है या नहीं ये चेक करना है कि आपको क्वेश्चन में एंगल दिया है। अगर मोहित घर से चला है तो अगर कहा है कि इस डायरेक्शन 45 मुड़ा है, अगर ये एंगल दिया है तो आप एंगल लेकर चलेंगे। अगर एंगल नहीं दिया है तो आपको क्या करना है वो समझिए। मोहित घर से चला है, अगर बोला दाएं मुड़ना है यानी राइट की तरफ मुड़ना है तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको टर्न करना है। कितने डिग्री से? तो 90 डिग्री से टर्न करना है। और किस डायरेक्शन में टर्न करना है? तो दाएं मुड़ने के समय आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। इतनी बातें समझ में आ गई? क्या कह रही हूँ मैं? मोहित घर से निकला है और यदि प्रश्न में आपसे ये कह रहा है कि वो दाएं मुड़ता है तो आपको क्या करना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। और यदि एंगल नहीं दिया है तो आपको 90 डिग्री से टर्न करना है। वही बोल रहा है मोहित घर से निकलता है और बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं के समय आप क्या करेंगे? तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। और यदि आपको क्या नहीं दिया है? एंगल नहीं दिया है तो वापस आपको कहाँ चलना है? 90 डिग्री पे चलना है।
इतनी बातें क्लियर होगी। क्या क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि आपको उत्तर कहाँ दिखाई देगा, पूर्व कहाँ दिखाई देगा, पश्चिम कहाँ दिखाई देगा, दक्षिण कहाँ दिखाई देगा। दूसरी बात हमने ये समझी कि अगर हमें दाएं मुड़ना है और बाएं मुड़ना है तो दाएं मुड़ते समय हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, अगर हमें बाएं मुड़ना है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। और तीसरी बात हमने ये समझी है कि हमें क्या करना है, तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा लोकेशन है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तब आपके कोई भी क्वेश्चन डायरेक्शन से संबंधित रॉन्ग नहीं होंगे। अब आपसे पूछ रहा है मोहित चला है, प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मोहित अपने घर से पश्चिम की तरफ, हमने बात की है इस तरफ पूर्व की, इस तरफ पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम में कितना चल रहा है, पश्चिम में वो चल रहा है 15 किलोमीटर। ये रहा मोहित का घर, ठीक है। अब ये पश्चिम में चला है, कितना किलोमीटर चला है, 15 किलोमीटर चल रहा है। फिर वो बाएं मुड़ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, बाएं मुड़ रहा है। बाएं मुड़ने का क्या मतलब है कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर देखिए इस तरफ मुड़ता है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी घड़ी की सुई जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में होगा। एंटी क्लॉक मतलब हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना है, तो ये इस तरफ कितना मुड़ना है, तो ये मुड़ रहा है, कितना दिया गया है, 20 किलोमीटर मुड़ता है, तो 20 किलोमीटर लिख लेते हैं। फिर आपसे कह रहा है कि वह पूर्व की तरफ मुड़कर 25 किलोमीटर चला, 25 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला। इधर हमें वेस्ट लिया था, हमें इस तरफ ईस्ट लिया था, तो इस तरफ हमें चलाना है 25 किलोमीटर। देखिए हमने यहाँ 15 किलोमीटर लिया था, तो ये 15 किलोमीटर आपका यहाँ कवर हो जाता है, ये 15 किलोमीटर तो यहाँ हो जाता है, और बचा कितना, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर आगे की ओर चलेगा। फिर आपसे क्या बोल रहा है, और अंत में वो बाएं मुड़कर, फिर क्या कहा गया है आपसे, बाएं मुड़ने को कहा गया है। अगर मैं इस डायरेक्शन में मुड़ती हूँ तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, हमको किस तरफ चलना है, बाएं मुड़ाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ाना है। और कितना किलोमीटर मुड़ाना है, 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर ये किस तरफ चलता है, बाएं तरफ चलता है। सामने भी आपका पैरेलल डायरेक्शन में क्या था, 20 किलोमीटर था, सामने भी आपका क्या मिल जाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा। तो यहाँ पे अब मोहित खड़ा है। अब मोहित जब यहाँ पे खड़ा है तो आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि वो घर से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ आपको 10 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको 10 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, तो ये आपका हो जाता है क्या, तो ये हो जाता है आंसर कि वो घर से कितनी दूरी पर है, तो वो घर से कितनी दूरी पर है, तो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता है, पहले का बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आगे डेवलप होते हैं सेम पैटर्न में चलेंगे, आप आराम से पेन कॉपी उठाइए, आराम से सीरीज़ को देखिए, ताकि हम, अगर आपको आता है तो भी ये सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप रिवाइज कर सकेंगे। अगर आपको सीसेट टफ लगता है तो भी मैं कोशिश करूँगी कि एक माइनर चीज़ें भी आपको बताती हुई चलूँ, ताकि आपको चीज़ें आसान होती चले। तो प्रश्न नंबर 1 का बी ऑप्शन सही है। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है ए बी का भाई है, आगे लिखा है सी का विवाह डी से हुआ है, यदि सी बी का भतीजा है तो ए और डी में क्या संबंध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जब आप ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका भाई वो है, उसका भाई वो है, उसका पिता वो है, तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम फैमिली चार्ट बनाना सीखें। क्या सीखें, फैमिली चार्ट बनाना। देखिए ब्लड रिलेशन के लिए आपको 2 लोगों की ज़रूरत होती है, एक मेल होती है, एक फीमेल होती है। तो जब भी ब्लड रिलेशन की बात होगी तो हम 2 जेंडर की बात करेंगे, किसकी, मेल की बात करेंगे और फीमेल की बात करेंगे। इस सीरीज़ में जब भी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहेंगे तब हम मेल के लिए क्या करेंगे, तो बॉक्स बनाएंगे। आप चाहे तो प्रैक्टिस के समय कुछ और निशान भी बना सकते हैं, इसमें प्लस का निशान बना लीजिए, माइनस का निशान बना लीजिए, लेकिन सहूलियत से कोई एक जो सिंबल है वो आप चूज कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना बने। यदि ए फीमेल है तो हम क्या बनाएंगे, तो गोले का निशान बनाएंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई होती, 2 चीज़ें आपको और समझनी है, एक पीढ़ी यानी जनरेशन और दूसरा पीढ़ी अंतर। ये 2 चीज़ें आपको समझनी है, यानी जनरेशन और जनरेशन गैप। अगर मैं कहती हूँ एक घर में दादा, पिता और पुत्री, ये 3 लोग रहते हैं, तो अगर मैं पिता और पुत्री के जनरेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 2 जनरेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जनरेशन गैप कितना होगा, तो 1 होगा। इतनी बातें क्लियर होगी। 3 बातें हमने की है, एक बात की है जनरेशन की, दूसरी बात की है जनरेशन गैप की, और तीसरी बात की है लिंक की। अब आप कहेंगे तीसरा लिंक क्यों नहीं लेते, क्योंकि ब्लड रिलेशन बनाने के लिए मेल और फीमेल की ज़रूरत होती है। तो जब भी हम ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे तो हम 2 ही लिंगों की बात करेंगे। कौन कौन से लिंगों की बात करेंगे, तो मेल और फीमेल, इसकी ही बात करेंगे। अब थोड़ी चीज़ें और जान लेते हैं कि कैसे हम फैमिली ट्री बनाते हैं।
तो देखिए आपसे बोला गया है ए बी का पिता है, बी का पिता कौन है, ए है, तो आपको यहाँ पे ए का जेंडर पता चल रहा है कि ए क्या है, तो मेल है, तो हम क्या बना लेते हैं, ए क्या है, मेल है, और वो किसका पिता है, बी का पिता है। देखिए इन दोनों में एक के जनरेशन का अंतर है, तो हम क्या करेंगे, एक तीर से इसे डिनोट कर देंगे। वहीं दूसरे कथन में क्या कहा गया है, ए बी का भाई है, तो बी का जेंडर हमें यहाँ नहीं पता है, लेकिन ए का जेंडर हमें पता है, ए क्या है, मेल है, तो ए क्या है, मेल है, बी का हमें कुछ नहीं पता है, तो बी को हम सामने लिख देंगे। जब भी समान, जब जनरेशन की हम बात करेंगे तो उसे हम क्या कर देंगे, तीर के निशान से क्या कर देंगे, सामने लिख देंगे। दो चीज़ें क्लियर हुई, एक चीज़ ये क्लियर हुई, जब भी पीढ़ी अंतर होगा तो क्या करेंगे, हम उसे ऊपर लिखेंगे, जब भी समान पीढ़ी की बात की जाएगी तो हम उसे सामने लिखेंगे। मेल की बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे, और जब फीमेल की बात की जाएगी तो हम गोला बनाएंगे। वही बोल रहा है कि ए बी का पति है, तो देखिए ए का जेंडर भी पता चल रहा है, बी का जेंडर भी पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, मैंने कहा ब्लड रिलेशन में हमने दो ही लिंगों की बात करनी है, हमें यहाँ समलैंगिक जोड़ों की बात नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, एक मेल एक फीमेल लेंगे। तो ए बी का पति है, मतलब ए तो पता चल गया है कि मेल है, तो बी क्या है, पत्नी होगी, तो बी का भी यहाँ पे जेंडर पता चल जा रहा है, गोला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, मेल और फीमेल हो जाएंगे। और जब भी पति पत्नी की बात होगी तो हम बराबर का निशान लगाएंगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं, देखिए ए बी का भांजा है, भांजा और भतीजा में हम हमेशा कंफ्यूज करते हैं। आप एक चीज़ ट्राई कीजिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो हिंदी में ही सॉल्व करें। अगर आपका हिंदी सही है तो आप ट्राई कीजिएगा कि ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन जो है हिंदी में ही सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है, भांजा है, भांजा कहने का मतलब बहन का बेटा, ठीक है। भतीजा कहने का मतलब क्या है, भाई का बेटा। इससे एक जेंडर तो पता चल जा रहा है कि कोई बहन है, उसका बेटा है। ए बी का भांजा है, बी का हमें पता है मामला कि बी कौन है, हमें नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद ये पता है हमें कि ए जो है वो उसकी बी की कोई बहन है, उसका बेटा है, तो बी क्या है, फीमेल है, उसका क्या है, बेटा है, तो बेटा क्या होगा, ए होगा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। बी का जेंडर अभी भी हमें नहीं पता है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी का भतीजा है, मतलब ए का जेंडर पता है, बी का जेंडर वापस से नहीं पता है। भतीजा मतलब भाई का बेटा, तो इसका कोई भाई होगा, इसका पता है, इसका बेटा है, यानी ए का जेंडर पता है और कोई इसका भाई है, तो हम इसे क्या करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे। ये नीचे क्यों लिखा, क्योंकि जेंडर गैप है। जब हम पिता की बात कर रहे थे हम ऊपर लिख रहे थे, जब हम पुत्र की बात कर रहे थे हम नीचे लिख रहे हैं। इतना मामला क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखिए, ए बी का ससुर है, बी कोई है, उससे किसी की शादी हुई, वो मेल या फीमेल है हमें नहीं पता, उसके क्या है, पिता है तब ससुर हुए, तो ससुर हुए तो क्या हो जाएंगे, ये भी मेल है, तो हम क्या बनाएंगे, चार्ट कुछ ऐसा बनाएंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो अब हम चलेंगे किसकी तरफ, अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, ए बी का भाई है, मतलब ए का जेंडर हमें पता है कि ए मेल है और बी क्या है, नहीं पता है, तो बी का भाई ए है। आगे बोल रहा है कि सी का विवाह डी से हुआ है, सी का जेंडर भी नहीं पता है और डी का जेंडर भी नहीं पता है, लेकिन पति पत्नी है, तो हम क्या लगा देते हैं, बराबर का निशान लगा देते हैं। आगे चलते हैं, सी बी का भतीजा है, बी का भतीजा, भतीजा बोलने का मतलब क्या हुआ, भतीजा बोलने का मतलब ये हुआ कि भाई का बेटा है, लेकिन भी का भाई यहाँ पे कौन था, ए था, ए का ही बेटा कौन है, सी है, यानी यहाँ पे सी का आपको जेंडर पता चल जाता है। सी का जेंडर पता चल जाता है तो डी का भी आपको जेंडर यहाँ पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों पति पत्नी है, एक पता चल गया, एक मेल है तो दूसरा फीमेल होगी, तो डी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी फीमेल हो जाएगी। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ हम क्या करते हैं, हड़बड़ी में मिस्टेक करते हैं। ए का डी से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा जिसका पूछा जाएगा उससे रिलेटेड ऑप्शन लगाना है आपको। अब आपसे पूछ रहा है ए का रिलेशन डी से क्या है, जाहिर सी बात है ये इसका बेटा है, ये इसकी बहू है, तो डी ए का क्या होगा, ससुर होगा, तो डी ए का क्या है, तो ससुर है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता है, तो ए सही हो जाता है। जिसका पूछा जाएगा उसका रिलेशन देखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरे क्वेश्चन का क्या सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। जब भी हम आगे ब्लड रिलेशन सॉल्व करेंगे तो इसी पैटर्न से चलेंगे, तो ये एपिसोड अच्छे से देखना है। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है वो देख लीजिए।
प्रश्न नंबर 3 शायद आप सभी का फेवरेट होगा और आप सभी ये क्वेश्चन आसान से सॉल्व कर ले जाते होंगे, लेकिन आज इसका भी हम टेक्निक सीखेंगे कि हमें सॉल्व कैसे करना है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है यदि 3 दिसंबर 2000 को, दिसंबर का ही महीना चल रहा है और प्रश्न भी आपका दिसंबर से ही संबंधित है, 3 दिसंबर 2000 को क्या है, संडे है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से ट्रांजिशन जोन में चलेंगे, हम दिसंबर से किस तरफ चल रहे हैं, जनवरी तक चल रहे हैं, तो यहाँ पे 3 दिसंबर हो चुका है। दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, ये तो भूलना ही नहीं क्योंकि 31 की नाइट हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे 3 दिन हो चुके हैं, तो 31 में से 3 घटाएंगे तो कितने दिन बचेंगे, आपके 28 दिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, शेष हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, हमें चलना है 3 जनवरी की तरफ, तो 3 दिन यहाँ पे और बचते हैं। तो हमें जानना किसका है, 3 जनवरी का जानना है, जब 3 दिसंबर को संडे हो गया। ये बीच के डेज आपको जितने भी दिए जाएंगे, सबसे आसान तरीका है, बहुत कम डेज का गैप दिया हुआ है, तो ये बहुत आसान है। कैसे सॉल्व करना है, तो इसको करना है हमें 7 से भाग। क्या करना है, 28/7 बराबर हो जाएगा 4। 4 का हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। 28 को डिवाइड करना है 7 से, 4 आएगा, उसका कुछ नहीं करना है। यहाँ हमें देखना है कि शेष क्या बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये 28 दिन पूरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या कह रही हूँ मैं, 28 को 7 से भाग देना है और जो शेष बचेगा उसको कैरी करके रखना है। तो कुछ नहीं बच रहा था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 0 हो जाता है। अब आपका बचते हैं यहाँ पे 3 दिन। संडे में 3 दिन आपको जोड़ना है। संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता है, ट्यूसडे आता है और वेडनेसडे आता है। तो आपका पूछा जा रहा है कि 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा, तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होने वाला है, तो बुधवार होने वाला है। तो ये हो जाता है आपका सही उत्तर। लेकिन ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान था। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया होता, क्या पूछा गया होता कि 3 दिसंबर 2000 को रविवार है, 3 दिसंबर 2000 को क्या है, रविवार है, और आपसे पूछा गया होता कि 3 अगस्त 2001 को क्या होगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करना है और क्या करना है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्या बोल रहा है आपसे, 3 दिसंबर को रविवार था, तो आपसे पूछ रहा है कि 3 अगस्त 2001 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने बात की थी कि 28 डेज तो बच गए हैं, यहाँ पे 28 डेज यहाँ पे आपके दिसंबर के बच गए। फिर आगे चलेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई के बाद आपका आएगा अगस्त। तो 3 यहाँ पे और दिन बचेंगे। तो आपको अब इतना कैलकुलेशन करना है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि किसकी बात की जा रही है, 3 अगस्त 2001 को कौन सा दिन होगा, ये आप कैसे पता लगाएंगे। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, छोटे छोटे स्टेप्स में समझ लेते हैं। हमने ये कंसीडर किया था, जब भी हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं 1 जनवरी और वर्ष 1 की बात कर रहे हैं, हम ये कंसीडर करते हैं कि क्या था उस दिन, मंडे था। ठीक है, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, कोड डिसाइड करते हैं, किसका, डेज का कोड बनाते हैं। क्या कोड बनाते हैं, एक देखिए, आप अगर कोई पैटर्न फॉलो करते हैं, अगर आप पहले से कोई पैटर्न फॉलो करते हैं तो उसी पैटर्न में चलिएगा। अगर आप पैटर्न कोई नहीं फॉलो करते हैं, अगर ये आपको ज़्यादा आसान लगता है तो आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। तो मंडे को हम किससे डिनोट कर देंगे, 1 से डिनोट कर देंगे। ट्यूसडे को हम किससे डिनोट कर देंगे, 2 से। वेडनेसडे को 3 से। थर्सडे को 4 से। फ्राइडे को 5 से। सैटरडे को 6 से। और संडे को हम वापस 0 से डिनोट कर देंगे। वापस से गिनती शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4। इस हिसाब से आप चाहें तो इसको -1 भी लिख सकते हैं। यदि आप इसको 0 लिख रहे हैं तो इसको -1 भी लिख सकते हैं, इसको -2 भी लिख सकते हैं, इसको -3 भी लिख सकते हैं, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, पहला दिन क्या होता है, मंडे होता है, दूसरा दिन क्या होता है, ट्यूसडे होता है, तीसरा दिन क्या होता है, वेडनेसडे होता है। तो इसमें याद करना नहीं पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे जितना भी हम सॉल्व करें आपको कुछ भी याद करना ना पड़े। फिर आगे चलते हैं। वैसे ही मंथ का भी कोड होता है। मंथ का क्या कोड होता है, तो 0 3 होता है, 0 या 1 होता है। अब आप बोलेंगे आप कह रही थी याद नहीं करना है। याद क्यों नहीं करना है मैं बताती हूँ। देखिए, आप
सीखे होंगे कि किसी में 31 दिन होता है, किसी में 30 दिन होता है। अब ये 31 दिन और 30 दिन कैसे याद रखना है, इसको भी याद नहीं रखना है। दोनों हाथों को ज्वाइंट कीजिए, एक आपका उभरा हुआ हिस्सा आता है, दूसरा आपको दबा हुआ हिस्सा आता है। तो उभरा हुआ हिस्सा आता है जनवरी, फिर नीचे वाला फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर वापस हाथ आप जोड़ेंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या कह रही हूँ याद रखने, जो भी उभरा हुआ हिस्सा है वहाँ पे लिख लीजिए 31 दिन, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको याद रख लीजिए 30 दिन। अगर आपके पास और कोई आसान मेथड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उस हिसाब से हम क्या देखेंगे, जनवरी में कितने दिन है, उभरा हुआ हिस्सा यानी 31 दिन। फरवरी में आपको ध्यान रखना है 29 या 28 दिन होते हैं। अगर लीप वर्ष रहा, इसके बाद जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें लीप ईयर की बात कर लेंगे, कैसे पहचानते हैं उसकी भी बात कर लेंगे। लीप ईयर में या तो 28 दिन होते हैं या तो 29 दिन होते हैं। 28 दिन हुआ तो 0, 29 दिन हुआ तो 1। ये हम कैसे कर रहे हैं वो देख लेते हैं। क्या बात किया मैंने कि जनवरी में होते हैं 31 दिन, 31 को 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग देंगे तो 4 से कटेगा यानी 28 और बचेगा 3। ये 4 का हमें कुछ नहीं करना है, हमें काम किससे है, शेषफल से है। रिमाइंडर कितना बच रहा है हमें ध्यान वो देना है। तो 7 से भाग दीजिए तो 4 बार में कटेगा 28 और बचेगा आपका 3। तो ये जो 3 आया है शेषफल वही आपका क्या है, उसका कोड है। अगर मैं कह रही हूँ फरवरी में 28 दिन है, 28 दिन कहने का मतलब हुआ 28 डिवाइड बाई 7, 4 बार में कट जाएगा, इसका हमें कुछ नहीं करना है। रिमाइंडर आया 0 तो लिख दिया हमें 0। यदि 29 दिन का महीना है यानी लीप वर्ष है तो 29/7 डिवाइड कर लीजिए, 4 आएगा, इसका हमें कुछ नहीं करना है। रिमाइंडर आएगा 1 तो लिख दिया 1। इतना मामला क्लियर हो गया। वैसे ही मैं क्या कह रही हूँ, अब जोड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरे पे आइए, उभार है यानी 31 दिन यानी 3। आगे चलेंगे, क्या है, धसा हुआ है, अप्रैल यानी 2। अब मामला क्लियर हो गया। 30/7 4 बार में कटेगा, 28 है तो 2 बचेगा, तो यहाँ हमने लिख दिया 2। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई वापस 31 तो लिख दिया क्या, 3। फिर जून वापस से गर्त है तो लिख दिया 2। जुलाई वापस से कितना, 3। अगस्त इस तरफ आएंगे, वापस से उभार यानी 3, गर्त यानी 2, वापस उभार यानी 3, गर्त यानी 2, उभार यानी 3। याद कुछ नहीं रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपसे क्या बोल रहा था कि 3 दिसंबर 2000 को रविवार है, तो आपसे पूछ रहा है कि 3 अगस्त 2001 को क्या होगा। ठीक है, अब चलते हैं बनाने की तरफ। हमने बात की थी 28 डे है, 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0 तो ये पूरा कट जाएगा। जनवरी में हमने क्या पढ़ा, कोड 3। अब फरवरी में जब भी हम बात करेंगे तो आपको ये देखना है कि ये जो साल दिया गया है जिसका हम फरवरी काउंट कर रहे हैं वो लीप वर्ष है या नहीं है। ये कैसे पता करेंगे, जब सामान्य वर्ष है, जब शताब्दी वर्ष नहीं, शताब्दी मतलब जो 2 जीरो लगा हो तब। सामान्य वर्ष है मतलब 2001 लिखा है, 2000 वाला मामला नहीं है, तो इसे क्या करना है, 4 से भाग दे के देखना है। अगर पूरा भाग चला गया तो वो क्या है, लीप वर्ष है। अगर पूरा भाग नहीं गया तो वो लीप वर्ष नहीं है। यहाँ देखेंगे पूरा भाग जाएगा क्या, 2001 नहीं जाएगा। अब 4 से विभाजिता का नियम यहाँ पे आप लगा सकते हैं। 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है, जैसे कोई लिखा है 2024 लिखा है, आने वाला है। विभाजिता की नियम क्या कहता है कि लास्ट के जो 2 अंक है वो अगर 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। 2024 लिखा है, 24 4 से विभाजित होता है, मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। वही हम बात कर रहे हैं किसकी, 2001 की बात कर रहे हैं। लास्ट में लिखा है 1, ये 4 से विभाजित होता है क्या, तो 4 से विभाजित नहीं होता है। तो 2001 जो है वो लीप वर्ष नहीं है। कहने का मतलब हमें यहाँ पे लिखना है 0, क्योंकि यहाँ पे कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे, तो यहाँ लिख लीजिए 0। फिर मार्च की तरफ चले थे, मार्च में 31 दिन तो 3 लिख लिए। अप्रैल में फिर गर्त तो 2 दिन लिख लिए। फिर मई आएगा तो 3, फिर जून आएगा तो 2, फिर जुलाई आएगा तो 3, इतना लिख लिया। अब कैलकुलेशन कैसे आसान करना है और कैसे सबसे आसान तरीके से निकालना है वो समझते हैं। देखिए 2 + 2 + 3 ये वाला जो मामला बन जाएगा ये हो जाएगा 7, और 7 जैसे आया इसको कर देना है कैंसिल,
क्योंकि 7 7 से विभाजित हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 7 का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आ जाएगा कैंसिल। 2 2 और 3 काउंट कीजिएगा तो वो जल्दी से 7 बन जाएगा। ये कैलकुलेशन आसान करने का तरीका है। बाकी क्या बचता है, यहाँ 3 बचता है, यहाँ 3 बचता है और यहाँ 3 बचता है, मतलब यहाँ बचता है 9। बाकी हमने पढ़ा था कि हमने क्या ज्ञात करना है, तो 3 अगस्त का, तो वहाँ पे भी 3 दिन बच रहे हैं, तो ये हो जाता है 3, मतलब क्या हुआ मामला, 12 का हुआ है। 12 को 7 से विभाजित कर दीजिए, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, उसका हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, 7 से विभाजित करेंगे तो बचेगा रिमाइंडर 5, तो 5 आपका कोड किसका है ये देखना है। तो इधर चलेंगे हम और देखेंगे 5 क्या है, तो ये है फ्राइडे, तो आपका क्या होगा, 3 अगस्त 2001 को क्या होगा, फ्राइडे होगा। इसी से संबंधित एक अभ्यास प्रश्न आपको दिया गया है अंत में। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो बहुत आसानी से आप क्या करेंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते हैं तो मुझे इस बात की सहूलियत हो जाएगी कि मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है वो आपको समझ में आया है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 में आपको सीरीज दी गई है, 8, 15, 28 और 53 दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है अगला अंक क्या होगा। जब हम पहले एपिसोड में चल रहे थे तो हमने समझा था कि हमें सीरीज कैसे सॉल्व करना है। हमें सीरीज ऐसे सॉल्व करना है कि हमें पहले अंक से दूसरे अंक को लाने की कोशिश करनी है। कैसे लाने की कोशिश करनी है, यदि 8 से 15 लिखा है, 8 गुणा 1 प्लस 7 करेंगे तो आपका 15 आएगा, ये लंबा मामला है। तो हम क्या कर सकते हैं, 8 गुणा 2 माइनस 1 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 8 गुणा 2 माइनस 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 15। 16 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर वही चलते हैं, आपको लाना है किससे, 15 से 28 लाना है। तो आप काउंट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 15 गुणा 1 प्लस 13 वाला मामला हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, 15 गुणा 2 करके देख लीजिए तो आ जाएगा 30। 30 में अगर आप 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 28, तो ये मिल जा रहा है। फिर आप चलेंगे 28 से 53 की तरफ। अब 2 पैटर्न सेट हो गया है तो ये आसान हो जाना चाहिए। गुणा 2, इधर 1 घटा रहे थे, यहाँ 2 घटा रहे थे, यहाँ क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 53। अब आगे चलते हैं, 53 गुणा 2, यहाँ 3 घटा रहे थे, मतलब यहाँ पे क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 106 माइनस 4 बराबर 102, मतलब ये खाली जगह में क्या आने वाला है आपका 102, और आपका कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाता है, तो ऑप्शन डी चौथे का सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 आपसे कह रहा है रिक्त स्थान निकालना है। ये भी सेम पैटर्न में मामला चलता है, जैसे सीरीज चलता है वैसे ही हमें या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो 7 से आपको 348 लाना पड़ेगा, ये मामला थोड़ा टफ पड़ जाएगा। तो हम किस तरफ चलेंगे, हम चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेम पैटर्न लगाएंगे, 7 से 18 लाया कैसे जा सकता है, तो 7 गुणा 1 करेंगे तो मामला लंबा पड़ जाएगा, तो 7 गुणा 2 कर लीजिए। 7 गुणा 2 बराबर 14 प्लस 4 करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 गुणा 2 करके देख लीजिए तो 36 प्लस 4 करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब सेम पैटर्न चलेगा, 40 गुणा 2 करके देखिए तो 80 आएगा, और 80 में क्या जोड़ना है आपको, 4 जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है आपका, क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 84, यानी आपका 5वें का बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है, दिया गया है कारपेट को कूट भाषा में लिखा जाता है TCEAPR लिखा जाता है। क्या कहा जा रहा है, CARPET को क्या लिखा जाता है, TCEAPR। अब आप अगर पैटर्न नोटिस करने की कोशिश करेंगे तो देखिए, पहले C था लेकिन पहले T लिखा गया है, फिर T था लेकिन यहाँ पे लास्ट में T था लेकिन यहाँ पे C लिखा गया है। एक पैटर्न आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि पहले अंतिम शब्द लिखा गया है, फिर पहला शब्द लिखा गया है, फिर अंतिम अल्फाबेट लिखा गया है और बाद में पहला अल्फाबेट लिखा गया है। तो ये हो रहा है मामला कुछ आपका, अगर आप देखेंगे तो इसी से मैच कर रहा है। तो आपसे किसका पूछा जा रहा है, NATIONAL का मामला पूछा जा रहा है। तो क्या करना है, पहले अंतिम फिर पहला। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले L आ जाएगा, फिर पहला यानी N आ जाएगा। यहाँ A लिखा है तो अंतिम फिर पहला यानी A आ जाएगा। यहाँ N लिखा है लास्ट में तो अंतिम
फिर पहला यानी टी आ जाएगा, यहाँ अंतिम यानी ओ, और लास्ट मतलब पहला यानी लास्ट में आई आ जाएगा। तो चेक कर लीजिए, पहला स्टार्ट होना चाहिए एल से और ख़त्म होना चाहिए आई से। तो एक ही ऑप्शन यहाँ आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। सब दिमाग का खेल है, जितना आप तेज़ी से दिमाग लगाएंगे, और दिमाग कब लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतनी तेज़ी से आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। ही को लिखा जाता है 41, सी को लिखा जाता है 49, तो देम किसके बराबर होगा ये पूछा जा रहा है। इसके लिए आपको क्या याद रखने पड़ेंगे, अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद रखने होंगे। और अल्फ़ाबेट के नंबर कैसे याद रखने हैं ये हमने एपिसोड 1 में पढ़ा है। एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज़ आसानी से समझेंगे। पहले समझ ही लेते हैं कैसे करना है मामला। ही को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, 41 लिखा जाता है। सी को लिखा जाता है 49 लिखा जाता है, और देम को पूछ रहा है कि क्या लिखना है। तो आपको पता होगा कि एच का नंबर 8, ई का नंबर 5, जोड़ के देखिए 13, 13 और 41 का कोई मैच नहीं है, मतलब ये मामला तो सेट नहीं हो रहा है। दूसरा, एस का नंबर 19, एच का नंबर 8, ई का नंबर 5, जोड़ के देख लीजिए 13 + 19 49 नहीं हो रहा है, तो ये मामला भी सेट नहीं हो रहा है। तो देम इसके अकॉर्डिंग सेट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हम क्या निकाल सकते हैं ये हमें सोचना है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जब हमने पढ़ा था तो हम ये चीज़ पढ़े थे कि ए से हमने एम तक एक लाइन में लिख लिया था, और एन से लेके जेड तक दूसरी लाइन में लिख लिया था। और हमने ये बताया था आपको कि अगर इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है, इसका नंबर 4 है, जेड का नंबर 26 है, इसका नंबर 25 है, इसका नंबर 24 है। अगर इन दोनों को आप जोड़ के देखेंगे तो क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो भी 27 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो भी 27 आ रहा है। मतलब अगर आपको सी का नंबर पता है 3 और आपको एक्स का नंबर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 27 में से आप 3 घटा लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स का नंबर कितना है, 24 है, आपको ये पता चल जाएगा। ये मामला हमने समझा था। एक चीज़ और आपको याद करने को कहा था कि उल्टा याद कर लीजिए। कैसे याद किया है, करना है, जैसे b और y को हम क्या याद रख सकते हैं, b और y एक दूसरे के नीचे आते हैं तो बाय याद रख लीजिए। फिर अगर आपको d और w को याद रखना है तो d e w या ड्यू याद कर लीजिए, तो आपको याद रहेगा कि d के नीचे क्या आता है, w आता है। e v को याद रखना है तो नीचे लिख लीजिए ईव, शाम, तो ईव वैसे याद रख सकते हैं। g और t को याद रखना है तो g o a लगा लीजिए तो गोट हो जाएगा, और g और t याद रह जाएगा। H और S या तो हिज याद रख लीजिए या तो हिस्ट्री याद रख लीजिए, तो H और S नीचे आता है। IR आपका एक सब्जेक्ट है तो IR तो भूलना ही नहीं है कि I अगर कितने नंबर पे आता है, I अगर आपका आता है 9 नंबर पे, तो 27 में से आपको 9 घटाना है तो क्या मिल जाएगा, आपको R का नंबर मिल जाएगा, यानी 18 मिल जाएगा। J और Q कभी पत्ते खेले होंगे तो उसमें पता होगा किंग होता है, क्वीन होता है और जैकपॉट होता है, तो J और Q आपको याद रह जाएगा। K और P कैसे रहेगा, बीच में 2 डबल ई लगा लीजिए तो कीप के नाम से याद रख सकते हैं। L और O को कैसे याद रख सकते हैं, L बीच में आई लगा दीजिए और लास्ट में N लगा दीजिए, लायन होता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और M और N को कैसे याद रख सकते हैं, तो बीच में A लिख दीजिए तो मैन हो जाएगा, तो आपको याद रह जाएगा कि ये एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या ये पैटर्न सेट हो रहा है वो देखना है। तो आपको पूछा गया था ही मतलब H के नीचे क्या आ रहा है, S आ रहा है, और E के नीचे क्या आ रहा है, तो ईव याद रखा था हमने तो E आ रहा है। तो मामला सेट करते हैं। यहाँ पर हमने ही को लिखा क्या, H की जगह S लिख दिया और E की जगह V लिख दिया। अब काउंट कीजिए नंबर, S का नंबर कितना 19 प्लस V का नंबर 22, काउंट करके देख लीजिए क्या आ जा रहा है, 41 आ जा रहा है। मतलब ये मेथड आपका सही अप्लाई हो रहा है। वहीं चलेंगे शी की तरफ। इसको क्या लिख सकते हैं, S को क्या लिख सकते हैं हम, H लिख सकते हैं, और H को क्या लिख सकते हैं, S लिख सकते हैं, और E को क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। अब नंबर डाल लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 19 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। काउंट करके देख लीजिए क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब देम को क्या लिखा जाएगा, यही प्रश्न है। तो टी को क्या लिखा जा सकता है, तो टी का उल्टा क्या था, जी, गोट याद किया था हमने तो जी लिख दिया। एच का उल्टा क्या लिखा जा सकता है, एस लिखा जा सकता है। ई का उल्टा क्या लिखा जा सकता है, तो आपका वी लिखा जा सकता है, और एम का उल्टा एन लिखा जा सकता है। अब काउंट कर लीजिए। अब जी का नंबर कितना है, G7 कंट्रीज पढ़ते हैं तो ऐसे ना याद रख लीजिए कि जी का नंबर क्या है, 7 है। फिर एस का नंबर क्या है, 19 है। T20 पढ़ते हैं हम, T20 गेम खेलते हैं, तो टी का 20 है तो एस उसके पहले आता तो 19 नंबर होगा, ऐसे याद रख लीजिए। वी क्या है आपका 22 है, और एन क्या है तो आपका 14 है। काउंट कर लीजिए कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका ये 14 प्लस
ये 21 हो जाएगा, प्लस 22 हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा, तो 9 10 ये 22 है, 19 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 यहाँ 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 62। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। सातवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 बहुत आसान सा है। इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन सही होता चलेगा। स्वप्न का जैसे संबंध वास्तविकता से है, उसी प्रकार मिथ्या का संबंध कैसे होगा? स्वप्न वास्तव नहीं होता है, सपना सपना होता है। तो सपना और वास्तविकता एक दूसरे के विलोम है, मतलब आपको यहाँ पे विलोम शब्द दिए हुए हैं। यही चेक करना है कि विलोम दिया है, पर्यायवाची दिया है या समानार्थी शब्द दिया है, यही आपको चेक करने। अगर आप हिंदी सही से पढ़ते हैं तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। तो विलोम शब्द दिया है, स्वप्न का विलोम वास्तविकता है, तो मिथ्या का विलोम क्या होगा? तो हो जाएगा ट्रुथ यानी सत्य, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आठवें का आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की। सेम क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए, दोनों शब्द को एक दूसरे से वही संबंध हो जैसा नीचे दिए गए में है। जैसे युग्म आपको दिया गया है, डायनासोर को अगर ड्रैगन कहा जाता है, समानार्थी शब्द है, तो आपको किसको यहाँ पे कौन से होंगे वो आपसे पूछ रहा है। तो विकास का देवी प्रकाशन लिखा है तो ये हो नहीं सकता। गोरिल्ला सैनिक हो नहीं सकता, समानार्थी शब्द पूछा गया है। यहाँ प्राचीन और मध्यकालीन लिखा गया है, तो एंशियंट और मेडिवल एक होते हैं क्या? तो नहीं होते। तो हिम को लिखा जा सकता है, बर्फ, दोनों समानार्थी है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। किसकी बात की जा रही है? प्रश्न नंबर 9 की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन एज अ टीज रिपीट हुआ है। पहले जब एपिसोड में हम 2021 के प्रश्न पत्र की बात किए थे तो यही क्वेश्चन आया था और अभी भी यही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। फिर आपको कहेंगे कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं तो कई बार हमें ऑप्शन से ही नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने साइंस में पढ़ा था। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षर, कैपिटल की बात की जा रही है, दर्पण में समान प्रतिबिंब देखने को मिलेंगे? तो हमने दर्पण की बात की थी कि दर्पण में हम कोई चीज़ देखते हैं, अगर दर्पण में हम चेहरा भी देख रहे हैं तो जो हमारे राइट में है वो हमारे लेफ्ट में दिखाई देता है और जो हमारे लेफ्ट में है वो हमारे राइट में दिखाई देता है। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन से ऐसे लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर हैं, जो अगर आप दर्पण में भी देखेंगे तो हूबहू दिखाई देगा। जैसे नाम ए से शुरू होता होगा तो नाम ए का जो कैपिटल लेटर ए है वो क्या करेंगे, अगर आप दर्पण में भी देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? वही दिखाई देगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पे ए पलटेगा नहीं अगर आप मिरर में रख देते हैं, वैसे ही एच, वैसे ही आई, वैसे ही ओ, वैसे ही एम। अगर आप नीचे चलेंगे तो क्या नहीं पलटेगा? तो टी नहीं पलटेगा, यू नहीं पलटेगा, वी नहीं पलटेगा, डब्ल्यू नहीं पलटेगा, एक्स नहीं पलटेगा और वाई नहीं पलटेगा। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 आपके अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ऐसे होंगे जिसको आप मिरर के सामने रख देंगे तो आपको क्या होगा, वो आपको वैसा ही दिखाई देगा जैसा आपको दिखना चाहिए। तो ये तो मुँह ज़बानी आपको ध्यान होना चाहिए कि 11 जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो पलटते नहीं हैं। इसके लिए आपको बाद में जाके कैलकुलेशन नहीं करना पड़ना चाहिए। ये सारी चीज़ मुँह ज़बानी रख लीजिए ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन में टाइम का बचत हो जाए और आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य से भिन्न है? रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। तो आप चलेंगे, देखिए 94, 9 + 4 बराबर कितना? 13। 6 + 7 बराबर कितना? 13। 8 + 5 बराबर कितना? 13। 1 + 3 बराबर कितना? 4। अब बताइए अलग कौन सा है? अलग है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 13, क्योंकि बाकी सभी के इकाई और दहाई के अंकों का अगर योग कर देंगे तो आपको क्या मिल रहा था? 13 मिल रहा है, जबकि अगर डी ऑप्शन की बात करें तो आपको 4 मिल रहा है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है? सही उत्तर हो जाता है और अलग भी है। अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं और बात कर लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है? एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है। पहली चीज़ तो ये है, एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है। आगे वो प्रत्येक मिनट में 3 सेकेंड विलंब होती जाती है। एक रेलगाड़ी है जो ऑलरेडी 3 मिनट लेट चल रही है और प्रत्येक मिनट वो 3 सेकेंड देर हो जाती है। अब आपसे पूछा जा रहा है, बताइए वह रेलगाड़ी कितने मिनटों बाद पूरे 1 घंटे विलंब हो जाएगी, ये पूछ रहा है। अब गाड़ी चल रही है, ऑलरेडी जो 3 मिनट लेट है वो आपसे पूछ रहा है 1 घंटे टोटल कितनी कब लेट हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान सा प्रश्न है, कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। देखिए
आपको पता है कि पहले ही आपसे पूछा जा रहा है 1 घंटे कब लेट होगी। ऑलरेडी आपको पता है कि 3 मिनट लेट है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो मिनट होते हैं आपका 60 मिनट होते हैं। टोटल कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अब आपसे बोल रहा है 3 मिनट ऑलरेडी लेट है, मतलब अब हमें क्या निकालना है? तो 57 मिनट का मामला निकालना है कि ट्रेन 57 मिनट कब लेट होगी। और आगे आपसे बोला जा रहा है कि 1 मिनट में ये 3 सेकेंड लेट हो रही है, तो 10 मिनट में कितनी लेट होगी? क्या करना है? 3 गुणा 10 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा? 30 सेकेंड का लेट हो जाएगा। वैसे ही अगर 20 मिनट में मैं कहूँ तो कितना होगा? तो 3 गुणा 20 सेकेंड तो कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड का मामला बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट में 3 सेकेंड लेट हो रही है, तो 10 मिनट में कितना लेट होगी? तो 3 गुणा 10 यानी 30 सेकेंड लेट हो जाएगी। और 20 मिनट में कितना लेट हो जाएगी? तो 3 गुणा 20 मतलब 60 सेकेंड लेट हो जाएगी। 60 सेकेंड कहने का मतलब क्या हुआ? 60 सेकेंड का कहने का मतलब हुआ कि 1 मिनट लेट होने के लिए उसे 20 मिनट ट्रैवल करना पड़ता है। अब आपसे पूछ रहा है कि 57 मिनट कब लेट होगी, तो आपको ये पता चल रहा है कि 1 मिनट की देरी 20 मिनट में हो रही है। 1 मिनट की देरी यदि 20 मिनट में हो रही है तो 57 मिनट की देरी कितने मिनट में होगी? तो 20 गुणा 57 मामला क्या हो जाएगा? 1140 मिनट। क्या करना है? अगर चीज़ें नहीं समझ में आई थोड़ा सा बैक लीजिए, एक बार फिर से देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्या कह रहा था? 3 मिनट ऑलरेडी लेट है और आपको पूछ रहा है 1 घंटा लेट होने में कितना समय लगेगा। 3 मिनट ऑलरेडी लेट है, मतलब अभी हमें काउंट कितना करना है? 57 मिनट का करना है। अब आपसे बोल रही है 1 मिनट में वो 3 सेकंड की देरी करती है, तो 10 मिनट में 30 सेकंड की देरी करेगी। और यदि 20 मिनट की बात करें तो 60 सेकंड की देरी करेगी। 60 सेकंड का मामला क्या हुआ? 1 मिनट का हुआ। 1 मिनट की देरी करने के लिए उसे 20 मिनट लग रहा है, तो 57 मिनट की देरी करने में कितना मिनट लगेगा? तो 57 गुणा 20 मतलब 1140 मिनट का समय आपको लगेगा 1 घंटा देरी करने में। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाता है? ऑप्शन 12वें का ए सही हो जाता है। लास्ट प्रश्न का क्या उत्तर सही हो जाता है? तो ए सही हो जाता है। तो अंतिम में, माफ कीजिएगा अंतिम प्रश्न नहीं था, 13वां प्रश्न भी है आपके लिए। 13वां प्रश्न क्या पूछा गया? देखिए 13 क्वेश्चन आपको सीसेट से मिल जा रहे हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी रीजनिंग अच्छा है, हमने जब बात की थी एपिसोड नंबर 1 में, तो हमने देखा था कि रीजनिंग के क्वेश्चन डोमिनेट कर रहे हैं मैथ्स की तुलना में। यदि आपका मैथ्स कमज़ोर भी है और रीजनिंग अच्छा भी है तो भी आपके लगभग 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का मामला यहीं से सेट हो जाता है। तो आप क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है वो निकालने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? निम्न में से सही विकल्प चुनिए। वो आपसे पूछा जा रहा है 63 दिया है, अनुपात में 9, और आपसे पूछ रहा है यहाँ क्या होगा? बहुत आसान सा प्रश्न है, जब पूरा दिमाग कैलकुलेशन लगा के देख लीजिए, नहीं लगे तो सिर्फ लॉजिक लगाना है। 63 को काउंट कर लीजिए, 6 + 3 आएगा क्या? 9। सामने लिखा गया है 9। अब क्या जोड़े कि 14 आ जाए? बाकी ऑप्शन चेक कर लीजिए पहले। 6, 9 + 6 = 15, 5 + 6 = 11। तो तीनों ऑप्शन है गलत। ऑप्शन ए है आपका सही। 6 + 8 बराबर क्या हो जाएगा? 14। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो 13वां का कौन सा उत्तर सही है? तो उत्तर ए सही हो जाता है। अंत में छोड़ेंगे आपको एक अभ्यास प्रश्न के साथ। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। अगर आप इसका सही उत्तर देखते हैं तो इस बात की मुझे संतुष्टि हो जाएगी कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है 27 दिसंबर, यानी आज का डेट दिया है 27 दिसंबर 2023 को बुधवार है, तो 27 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? मंगलवार होगा, शनिवार होगा, गुरुवार होगा या शुक्रवार होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कैलेंडर के क्वेश्चंस की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? आपको चेक करने के लिए उत्तर नहीं देखना पड़ता है। मोबाइल खोलिए, कैलेंडर खोलिए, पीछे जाइए और आप खुद से अपना आंसर चेक कर सकते हैं। बैठे बैठे जब कोई काम ना हो तो आप कोई भी एक डेट दिमाग में लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही आपकी आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जब अगले सेगमेंट में मिलेंगे तो किसी नए वर्ष के प्रश्नों की बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। आपका कोई सजेशन हो कि कैसे इस सीरीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है। आपके सहयोग के लिए हम हमेशा उपस्थित रहेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।